नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भाग 8। ठीक है, 22 भागों में से हम लोग को क्या क्या पढ़ चुके हैं, भाग 6 तक पढ़ लिया है। आप लोग कहेंगे सर भाग 7 क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो देखिए 7 भाग को जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो भाग 8 ही पढ़ते हैं। भाग 5 में क्या है, वो है केंद्र। ठीक है, भाग 6 में क्या है, वो है राज्य। और भाग 8 में पढ़ते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं भाई, भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 242 को निरसित यानी हटा दिया गया है। ठीक है तो हम लोग क्या डालते हैं हेडिंग, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर देखो, केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में ये यहाँ पर द्वारा को हटा दिया गया है, मतलब द्वारा हटा हुआ है। तो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, भाई केंद्र के बारे में भी तो पढ़ेंगे। जो नहीं, देखो केंद्र के बारे में पढ़ लिया, राज्यों के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस समय, इस समय 8 हैं। पहले कितने थे, 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर 8 हो गए। कैसे हो गए, देखो जो जम्मू कश्मीर था उसको उसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया उसका। ठीक है, उसके बाद क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और देखिए जो दमन और दादर नागर हवेली था इसको एक कर दिया गया है। तब फिर से देखो ऐसा था, देखो जब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को हटाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो 7 2 9 हो गए। क्योंकि तब दादर नागर हवेली और दमन और दीव जो है थे वो अलग अलग थे। फिर 2020 में 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है। तब क्या होगा, फिर से एक संख्या घट जाएगी। तो अब संख्या कितनी, 8 और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, समझो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, तब पार्ट थे। जैसे कि पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये चार पार्ट थे। इसमें इसके अंतर्गत कुछ राज्य को रखा गया था। ठीक है, राज्य को कुछ रखा गया था, लेकिन क्या हुआ था कि भाई भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य की मांग कर रहे थे लोग। लेकिन हम लोग ये अच्छे से जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तब धर्म के आधार पर कितना दंगा फसाद हुआ था। ठीक है, और काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी दंगे हुए थे। तो केंद्र सरकार के अंदर ये डर बना हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की अखंडता की जो है, अखंडता की को आँच पहुँचे। इसीलिए वो सुन नहीं रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, क्योंकि धर्म के आधार पर तो हो ही चुका था बंटवारा, अब भाषा के आधार पर बात हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ पहले ऐसे ऐसे इसमें राज्य थे। तो जब भाषा के आधार पर जब राज्य का गठन हुआ तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। फिर क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। ठीक है, समझो। तो यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था भाई। ठीक है, इसमें खत्म कर दिया गया था इसको, जो 7वां भाग है इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा सुनो, मतलब क्या हुआ कि राज्य में राज्य का शासन होता है, केंद्र में केंद्र का शासन होता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनमें शासन किसका होता है, तो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखो ये बात है 1956 की, जिसमें 14 राज्य कौन कौन से हुए वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। जैसे कि असम, असम बना, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बम्बई बोलते थे तब, बम्बई, बम्बई हो गया, पंजाब यूपी, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, केरल हो गया, ठीक है, केरल हो गया, मद्रास हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है,
तो कहाँ यहाँ पे क्या लिखे मत, कोई भी लिख लो ऊपर नीचे, कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ पर तो क्रम के अनुसार पढ़ नहीं रहे हम लोग, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो मैसूर यानी कर्नाटक इसका नाम हो गया है, मैसूर हो गया, यहाँ ऊपर आओ, मैसूर हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, राजस्थान हो गया, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, और बिहार। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। कौन कौन से, देखो पहला तो दिल्ली, दिल्ली हुआ, ठीक है, पहला हुआ कौन सा, दिल्ली। फिर देखो दिल्ली हो गया ये खांसी जाने के लिए, दिल्ली, अंडमान निकोबार, अंडमान, अरे यार निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार हुआ। देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हुआ था, लक्षद्वीप था, और क्या था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, जिसको बाद में लक्षद्वीप बना दिया गया था, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा। अब ये बाद में राज्य का दर्जा मिला है इनको, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, ये बाद में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे और ये 14 राज्य बनाए गए थे, ठीक है, भाषा के आधार पर। जब बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग आया है तब, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता तो हल्का सा सही दिखेगा ये, ठीक है। देखो देखो जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए आप पहले कि ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, आखिर क्या इनकी वजह होती बनाने की, भाई आखिर क्या समस्या है। तो देखो 3 आधार माने जाते हैं प्रमुख, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा, आपकी बात सर मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो भाई पड़ोसी राज्य को दे दो उठा के ना, वो संभाल लेंगे। जैसे कि दादर नगर हवेली महाराष्ट्र को दे दो, या गुजरात को दे दो, संभाल लेंगे वो। लेकिन क्या है कि जैसे कि इनको क्या स्वतंत्र दिया गया है, ठीक है। अब इसको समझो, इसका मैं इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके 3 प्रमुख कारण हैं, एक तो है राजनीतिक व प्रशासनिक, और दूसरा है आपका सांस्कृतिक भिन्नता, और तीसरा बोलते हैं सामरिक, क्या बोलते हैं, महत्व, जैसे कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, राजनीतिक व प्रशासनिक, ठीक है, समझाने के तौर पे है ये, और सांस्कृतिक भिन्नता और सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक, ठीक है। देखो देखो ऐसा है, जैसे यहाँ पर दिल्ली आता है, ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आता है, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ हो गया दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी हो गया, और क्या हो गया, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ठीक। सामरिक महत्व में जैसे देखो, जैसे क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान हो जाएगा, अंडमान और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। देखो यहाँ पर देखो बात ये है, लक्षद्वीप, यहाँ पर बात ये है कि देखो जैसे कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण है। अब भाई दिल्ली में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो केंद्र के हाथ में रहती है, जैसे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे मुख्यालय हैं जो केंद्र संभालती है। तो वहाँ पर जो है इसका जो है पूरा प्रशासन जो है केंद्र संभालना चाहती है। प्रशासनिक मतलब क्या कि इसे राज्य का अलग हो जाए, क्योंकि है तो सब एक ही ना, तो राज्य का अगर अलग कर देंगे, बाकी केंद्र अपना अलग संभाल लेगी, भाई संसद भी वहीं पर है, तो बन नहीं पाएगा। इसीलिए प्रशासनिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना कर रखा गया है। और ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है कि जैसे कि चंडीगढ़ को हरियाणा भी लेना चाहता है, पंजाब भी अपने में मिलाना चाहता है, तो क्या होता है कि राज्यों में विवाद ना हो, इसलिए चंडीगढ़ को क्या किया है केंद्र ने अपने कंट्रोल में रखा है। ये राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण हो गया।
सांस्कृतिक भिन्नता मतलब क्या हुआ कि जैसे पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली पर क्या हुआ कि यूरोपीय जो संगठन है, जो यूरोपीय आए थे, उनका काफ़ी प्रभाव है इन पर। ठीक है, तो उनकी संस्कृति, इनकी कल्चर थोड़ा अलग है। अगर इनको राज्य में आप शामिल कर देते तो थोड़ा सा मजाक हो सकता है, इनके संग कुछ शोषण हो सकता है, तो इसीलिए क्या है, इनको अलग अलग दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे सामरिक महत्व मतलब स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो जैसे कि कई बाहरी देश मतलब जैसे दुश्मन देश से हमारा युद्ध हो जाता है, तो जो नेवी का कंट्रोल है वो केंद्र अच्छे से कर सकते हैं, राज्य में फिर राज्य का अलग चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पास जो रक्षा संबंधी जो पावर है वो केंद्र के पास है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनका कंट्रोल केंद्र रखना चाहती है, ताकि कभी भी हो तो यहाँ पर नियंत्रण नेवी पर रख सके। ठीक है, तो और बाकी एक कारण ये भी कि इनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि इनको अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि और भी मतलब बर्डन बढ़े, बर्डन जो है बोझ बने। ठीक है, इसलिए इन पर क्या है, अलग से रखा गया है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। अभी मैंने आपको आर्टिकल तो बताया ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल तो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से, 239, 240, 241। ये जो आर्टिकल है ना 242, ये खत्म कर दिया गया, इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल जो 239 क्या कहता है, आर्टिकल 239 क्या कहता है, आर्टिकल 239 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पर नियंत्रण रखेगा अपने एजेंट के द्वारा। एजेंट मतलब कौन, या तो उसको उपराज्यपाल कहिए, या उसको प्रशासक कहिए, या उसको कहिए आप मुख्य आयुक्त। ठीक है, देखो तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश पर नियंत्रण अपने प्रशासक के रूप में करेगा, जिसको हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं, या फिर उसको हम लोग कह देते हैं मुख्य आयुक्त। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, किसी राज्य के राज्यपाल को उपराज्यपाल बना सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, बस राष्ट्रपति नियुक्त कर देना राज्यपाल को, राष्ट्रपति। तो ये दो बातें आपको 239 में याद रखनी है। ठीक है, जो अब समझो लिखा होता है केंद्र शासित राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र का नियंत्रण है, और केंद्र का नियंत्रण कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, और राष्ट्रपति जी अपने प्रशासक के रूप में नियंत्रण करते हैं, मतलब उपराज्यपाल के तौर पर। ठीक है, उपराज्यपाल जो है इनका एक प्रतिनिधि होता है उस केंद्र शासित प्रदेश में, वो अपना प्रशासन संभालता है, जिसको प्रशासक बोलते हैं, जिसको मुख्य आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, समझ में आपका हो गया होगा। अब देखो यहीं से बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो राज्य है, राज्य के पास पावर क्या होती है, समझो राज्य के पास पावर क्या होती है, जो राज्य सूची है, राज्य सूची जो 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची में जो विषय है ना, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, तो राज्य के पास राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, राज्य सूची में जो है वो केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है, और संवर्ती मतलब दोनों में, तो दोनों में राज्य का अधिकार होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई नियम कानून तो बना नहीं है, तो जो केंद्र जो है ना, केंद्र, उसमें कानून कौन बनाएगा। तो अभी आपके पास दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि उन पर कानून कौन बनाएगा, तो अभी इससे आप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक संविधान संशोधन होता है, इसमें हम लोग 2 संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उस पर कानून कौन बना रहा है, केंद्र ही बना रही है। अभी भी केंद्र का ही नियंत्रण है उस पर, लेकिन ऐसा है ना कि अब जो है कुछ संविधान संशोधन कर दिया गया है, तो वहाँ पर कुछ पावर दे दी गई है। जैसे आपके पास दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर दिल्ली में तो विधानसभा है, पुदुचेरी में तो विधानसभा है, तो वहाँ पर कैसे क्या हो गया, तो इसी के लिए अब आगे पढ़ेंगे। तो एक संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कब हुआ था, 1962 में हुआ है। जो आर्टिकल जोड़ा गया इसमें है, आर्टिकल क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 239A जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 239A जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि संसद को यह अधिकार है अब
कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पर विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों की स्थापना या गठन करने का अधिकार है, कर सकती है। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया गया कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में, देखो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों का गठन कर सकती है, कर सकती है, ये बताई गई बात। ठीक है, तो इसी का एक्ट के तहत जो है 1963 में यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में पुदुचेरी की विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो लिखो यूनियन टेरिटरी एक्ट, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 1963 में पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना। ठीक है, तो 30 सदस्य चुन के आते हैं और 3 सदस्य जो है 30 सदस्य जो है चुन के आते हैं, निर्वाचन होता है और 3 सदस्य केंद्र जो है वहाँ पर मनोनीत करती है। ठीक है, तो ये पुदुचेरी जो विधानसभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1963 में की गई। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1963 में की गई थी। अच्छा, अब दिल्ली में बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद हुआ है। दिल्ली में तो विधानसभा बहुत साल बाद आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है संविधान संशोधन हो गया है। अब क्या है, अब सिंपल अमेंडमेंट एक्ट आएंगे। ठीक है, सिंपल मतलब क्या है, वहाँ पर साधारण बहुमत से एक्ट को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 239A है। फिर जब दिल्ली में जो विधानसभा आने वाली है तो वहाँ पर 2 संविधान मतलब 2 आर्टिकल जुड़ेंगे। एक तो 239AA, एक जुड़ेगा 239AB। ठीक है, तो ये जो है इसको मैं पहले रफ करता हूँ। ठीक है, देखो 1969 में, ठीक है, 1969 में संविधान संशोधन हुआ जिसमें दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई। ठीक है, तो 69वां संशोधन हुआ 1991 में। इसमें क्या हुआ कि दोस्तों 2 आर्टिकल जोड़े गए। इसमें 2 आर्टिकल, एक तो आर्टिकल जोड़ा गया 239AA और 239AB जोड़े गए, 2 आर्टिकल जोड़े गए। अब देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब विधानसभा की जब स्थापना ही करनी थी तो 239A तो काफ़ी था, 239AA का क्या सिस्टम हुआ भाई? तो दिल्ली को कुछ विशेष छूट या दिल्ली के लिए कुछ विशेष छूट जो है, विशेष उपबंध किए गए हैं इस आर्टिकल के तहत, इसीलिए इसमें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसीलिए नया आर्टिकल जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। ठीक है, आपके पास दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई सर जब 239A में जब कहा गया है कि संसद जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का गठन कर सकती है, तो 239AA क्यों लाया गया? तो 239AA के तहत दिल्ली के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 239, आर्टिकल 239AA में क्या है कि दिल्ली में विधानसभा की स्थापना, ठीक है, और कुछ विशेष उपबंध, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछे स्थापना इसकी हुई थी 1992 में, 1992 लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो इसको, देखो ऐसे लिखो इसको कि दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध लिखो। ठीक है, और विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? विधानसभा की स्थापना 1992 में
70 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। और दिल्ली मात्र ऐसा एक राज्य जहाँ पर मंत्रियों की संख्या 10% हो सकती है। बाकी तो मैंने आपको बताया था कि मंत्रियों की संख्या केंद्र में और राज्य में दोनों में 15% हो सकती है, कुछ कुल विधानसभा सीटों की, ठीक है, लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 10% हो सकती है। तो विधानसभा की सीटें कितनी है वहाँ पर? 70 सीटें हैं, ठीक है। अब देखो, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी ना, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी? तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की, देखो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होगा वो कितना होगा? 1+6, ठीक है, 7 लोगों का। तो देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, यहाँ पर राज्यपाल नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और जो अन्य मंत्री होंगे ना, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्री भी जो है नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति जी ही करेंगे। देखो, विधानसभा राज्य सूची में विषय बना सकती है। विधानसभा, अब राज्यसभा, जो यहाँ पर जो विधानसभा है पुदुचेरी और ये जो दिल्ली में, तो यहाँ पर विधानसभा जो है ना, वो विधानसभा जो है राज्य सूची, राज्य और समवर्ती सूची में कानून बना सकती है। लेकिन एक यहाँ पर बात यह है कि देखो लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था, पुलिस सेवा और भूमि से संबंधित इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती। अच्छा, आपको पता होगा कि, आपको शायद ना पता हो या पता होगा कि पुलिस जो है दिल्ली में, जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के पास है, मतलब केंद्र के पास है, वहाँ पर राज्य की पुलिस नहीं है, ठीक है। तो विधानसभा राज्य और समवर्ती सूची में अब कानून बना सकती है दिल्ली पुदुचेरी की, बस लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर, इन विषयों पर छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि केंद्र जो है, केंद्र भी अपने हिसाब से कानून बना सकती है यहाँ पर, ठीक है, कानून बना सकती है। और देखो, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो है एलजी की सहायता करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझो, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के साथ ठीक है एलजी की सहायता करेंगे, या एलजी की सहायता करेंगे, मतलब अब यहाँ पर एक बात समझो, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो वो, इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, आए दिन कहीं ना कहीं कहा करते थे कि मोदी जी हमें काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बात तो लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सहायता, मतलब मंत्रिपरिषद जो है मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल के साथ काम करेंगे या सहायता देंगे। लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी है कि राज्यपाल, उपराज्यपाल को बात मतलब जो है माननी ही पड़ेगी। जैसे राज्यों में लिखा, राज्य में मैंने बताया था, जो राज्यपाल होते हैं उनको जो है उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, जो मंत्री परिषद कहती है स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात तो लिखी नहीं है, पर इसीलिए हाईकोर्ट में केस कर दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने। तो वहाँ पर ये केस हार भी गए थे, कहा था कि भाई देखो, जो प्रशासक है वो बाध्य नहीं है आपकी बात मानने के लिए। फिर इसके लिए क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए थे। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि भाई जो लोक व्यवस्था है और जो पुलिस व्यवस्था है और जो भूमि व्यवस्था है, इसको छोड़कर आप राज्य सूची में और समवर्ती सूची में वगैरह में कानून बना सकते हैं, और राज्यपाल ये बात आपकी मानेंगे, उपराज्यपाल आपकी बात मानेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात रही थी, तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो मंत्री परिषद होती है ना, वो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी तो होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर, राष्ट्रपति के, दिख रहा है यहाँ पर, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर, वहां पर क्या बताया था राज्य में कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर, यहाँ पर राष्ट्रपति की प्रसाद, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक बने रहेंगे। मतलब अगर बहुमत नहीं रह जाएगी तो ये राष्ट्रपति जो है वो पद से हटा देंगे इनको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल हम लोग 240, आर्टिकल 239 ए बी देखते हैं, ठीक है, ए बी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचायत, ठीक है, जो आर्टिकल 200 नहीं भाग 9 में है। अब आपके भाग जो है जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाग 5 और भाग 6
ये बहुत बड़े माने जाते हैं। देखो आर्टिकल 239A(b) ये क्या कहता है? ये दोस्तों ये कहता है कि मान लीजिए कोई केंद्र राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में अगर प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र जो है असफल हो गया है, तो राष्ट्रपति अपने हाथ में बात वहाँ पर डोर ले सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ठीक है, यदि यूटी में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, असफल हो गया है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आपको मैंने राज्य में बताया था ना, मैंने आपको राज्य में बताया था ना कि जब राज्य में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि मान लीजिए 239A(b) के तहत क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं जब वहाँ पर संविधान में जो संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, या फिर संविधान के अनुसार वहाँ पर शासन नहीं चल रहा है तब। अब 240 आर्टिकल 240 क्या कहता है? ये कहता है कि उपराज्यपाल जो होते हैं ना, उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बस राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे भाई। ये राष्ट्रपति से अनुमति के बाद। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता, कोई कानून बनाना पड़ता है, तो जो उपराज्यपाल होता है या राज्यपाल या राष्ट्रपति, ये लोग अध्यादेश जारी कर देते हैं, पर 6 हफ्ते तक, जो अगली सुनवाई तक अगर ये कानून परमानेंट लागू नहीं होता है तो इसको हटा दिया जाता है, तो इसको अवैध माना जाता है, मतलब नहीं माना जाएगा, मतलब वो उसको लागू करना ही होता है 6 हफ्ते के अंदर। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 241 देखते हैं। आर्टिकल 241 क्या कहता है? आर्टिकल 241 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है भाई, संसद को यह अधिकार है कि किसी भी यूटी में, ठीक है, यूटी में एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है, हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, संसद कर सकती है। ठीक है, या क्या है कि जो राज्य नहीं होता है, जो पड़ोसी राज्य होता है, वहां पर इसके अधीन, उस राज्य के अधीन केंद्र शासित प्रदेश को कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश को उस राज्य के अधीन कर देगा, उस राज्य की हाई कोर्ट के अधीन कर देगा। जैसे बाकी मैंने बताया था ना कि बाकी सब जो है किसी और राज्य के अधीन है, लेकिन एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य है, दिल्ली ऐसा यूटी है जहां खुद की हाई कोर्ट है, खुद की हाई कोर्ट है। कब हुई थी? 1966 में। सर याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले। 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर खुद की हाईकोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कब कब बने, ये आपको मैं बता देता हूँ लास्ट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो गाना चलने लगा यार, दिक्कत ये हो जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाना बजने लगता है तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ता है, कहीं इसकी आवाज़ अगर रिकॉर्ड हो जाएगी ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो दिल्ली, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हो गया। तो ये तीनों, इनकी स्थापना 1956 में ही हो गई थी, 1956 में ही हो गई थी। ठीक है, इनकी स्थापना 1956 में ही हो गई थी। ठीक है, फिर देखो क्या है कि पुदुचेरी, चंडीगढ़, और क्या हो जाएगा, सुनो, क्या हो, दमनदीव
और इसको दमन-दीव और किसको एक कर दिया गया था, दमन-दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली। और अब क्या होता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया है अब, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया है। और अब क्या हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अब इसके सन याद कर लो, तो पुदुचेरी देखो कब बना था, 1963 में बन गया था, और 1966 में ये बना है। और दमन और दीव जो दादर नगर हवेली, ये 2020 में एक कर दिया गया इसको, ये 2020 में एक कर दिया गया इनको, ठीक है, 2020 में इनको एक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर ये बना है 2019 में, और ये बना है 2019 में। बस ये आपको याद रखना है। बाकी एक, 2 3 4 5 6 7 8, पहले दोस्तों क्या था, पहले दमन दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था। ये 1961 में, ये भी 1961 में बन गए थे, लेकिन 2020 में इनको अलग कर दिया गया, इनको एक कर दिया गया, क्योंकि जानते हो क्या गया, इन लोगों की दूरी बहुत कम थी ना, इसलिए इनको एक कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1962 लिखो यहाँ पर, 1962, ठीक है। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाग 9। तो कोई भी डाउट अगर आपको किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।